After electric charge, our next topic is electric potential. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पोटेंशियल वर्ड की मीनिंग समझ लेते हैं कि पोटेंशियल वर्ड हम कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है। ये पेन एक अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो इस पेन के ऊपर एक फोर्स तो पहले से ही काम कर रही है और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ को है। हमने इस पेन में फोर्स लगाई और इसको ऐसे ऊपर की तरफ को डिस्प्लेस किया, तो हमने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई? एक फोर्स जो पहले से इसमें एक्ट कर रही थी उसके डायरेक्शन के अपोजिट हमने फोर्स लगाई है। अब अगर हम इस पेन में हमने फोर्स लगाई और उसका डायरेक्शन जो पहले से फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी उसके डायरेक्शन के अपोजिट है और इस पेन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट होना किस चीज़ का इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है वर्क डन का। मीन्स हमने इस पेन में वर्क डन किया है, और जब इस पेन में हमने वर्क डन किया तो हमने पढ़ा है कि हम इस पेन को यहाँ से फोर्स लगा के यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो इस पेन में जो हमने वर्क डन किया दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस पेन। इस पेन में वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर पहले से कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रही है और हम उसके अगेंस्ट उस बॉडी में फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करवा रहे हैं, तो उसमें जो हम वर्क डन करेंगे दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल वर्ड आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कहाँ यूज करते हैं। हमने अज्यूम किया ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके आसपास इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। मतलब जहां तक कि इस पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव है उसको हम क्या बोलते हैं? इसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर एक हमने पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया, ये एक पॉइंट है ए। यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने एज्यूम कर लिया कि यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव मीन्स उसका मैग्नीट्यूड तो है 1 कूलम और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज में ऑलरेडी एक फोर्स लगा रहा है, एंड दैट फोर्स इज रिपेलिंग फोर्स। इसको रिपेल कर रहा होगा। अगर इसको रिपेल कर रहा है तो रिपेलिंग का डायरेक्शन तो इधर को है, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर रहा होगा। हमने इस पार्टिकल पे जो ए पर है उसमें फोर्स लगाई इस रिपेलिंग फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट, इस डायरेक्शन में, और हम इसको लेके आ गए बी पॉइंट पर। ठीक है, तो हमने ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब यहां पर जो इस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने बोला कि यहां पर इसके पास एनर्जी थी लेट 5 जूल, और जब हम इसको यहां से यहां डिस्प्लेस करके लाए इसके पास एनर्जी आ गई 10 जूल। मीन्स आपको अभी हमने पढ़ा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करते हैं तो वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहां पर आप एनर्जी को ना पोटेंशियल से रिलेट करोगे। अगर हम बोल रहे हैं कि यहां पर ए पॉइंट पे जो पार्टिकल है इस टाइम पे इसके पास 5 जूल की एनर्जी है, तो 5 जूल की एनर्जी का मीनिंग होता है इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट। इट मींस इसके पास अभी कितना पोटेंशियल है? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का पोटेंशियल मींस इट कैन डू द वर्क ऑफ 5 जूल। ये 5 जूल वर्क कर सकता है फिलहाल अभी। अब हमने क्या किया? इसको यहां से डिस्प्लेस करके यहां लाए, तो हमने कुछ और वर्क डन इसमें किया होगा, और जब हमने कुछ और वर्क डन किया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई होगी। तो एनर्जी बढ़कर 5 जूल से कितनी हो गई? 10 जूल। तो एनर्जी 5 जूल से बढ़कर 10 जूल होने का क्या मतलब है कि नाउ इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी लोकेशन का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, तो व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल जहां पर उसका पोटेंशियल 10 जूल है वो 10 जूल का वर्क कर सकता है, 10 जूल ऑफ वर्क। तो और हमने बोला कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल है तो इट कैन डू द वर्क ऑफ 5 जूल, तो 5 जूल का वर्क कर सकता है, 5 जूल का वर्क वो कर सकता है। हमने क्या किया? हमने लिखा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। तो हमने क्या निकाला? हमने दो पॉइंट्स के पोटेंशियल्स का डिफरेंस निकाला, और इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आप यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी बना सकते हो और थोड़ा सा हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करते हैं। यहां इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 10 वोल्ट है। पहले इसका पोटेंशियल कितना था? 5 वोल्ट था, तो डिफरेंस कितना आया? 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another point.
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जाता है, और वही वर्क डन उसमें पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल कहां पर है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज 5 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जब इसको ए से लेकर बी तक लाए तो उसका पोटेंशियल में क्या चेंज आ गया? 5 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। तो वो जो 5 वोल्ट का डिफरेंस है वो क्या बता रहा है कि यहां से लेकर यहां तक लाने में इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में हमने कितना वर्क किया? 5 जूल का वर्क किया होगा, और वही उसका फिर क्या बन गया? पोटेंशियल बन गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने पॉइंट्स का होता है? 2 पॉइंट्स का होता है। अब हमने क्या किया, हम एक इंफिनिटी पे कोई चार्ज था, इंफिनिटी पे यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हम इसको यहां से पुल करके लेके आए, यहां ले आए, सी पॉइंट पे लेके आ गए। अब हमने कहा कि जब इसको हम सी पॉइंट पे लेके आए तो हम इसका पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? VC माइनस V एट इंफिनिटी पे निकालेंगे। अब VC का इसका मतलब यहां पर लाने पे, सी पॉइंट पे लाने पे हमने एज्यूम किया कि इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, जो हमने वर्क किया वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, और लेट हमने एज्यूम कर लिया लेट दैट इज 20 जूल। वो 20 जूल के बराबर है। तो 20 जूल के बराबर का क्या मीनिंग है? यहां पर हम इसको कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है 0। ठीक है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 क्यों? क्योंकि जब ये इन्फिनिटी पे था तो ये तो इसके विसिनिटी में, इसके प्रभाव क्षेत्र में था ही, तो इसमें कितनी रिपेलिंग की फोर्स लग रही होगी? कोई रिपेलिंग की फोर्स नहीं लग रही होगी, क्योंकि ये तो प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। अब जब इसमें फोर्स ही नहीं लग रही होगी तो क्या हम फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क डन कर रहे हैं? नहीं कर रहे होंगे, इट मींस। ठीक है, और जब फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर उसके पास कुछ एनर्जी नहीं है। हम एनर्जी तभी तो स्टोर होती है ना जब हम कुछ वर्क डन करते हैं, तो हमने तो वर्क ही नहीं किया, क्योंकि तो बड़ा स्मूथ आ जाएगा, यहां से इन्फिनिटी से इजीली आ जाएगा, और बहुत स्मूथ आएगा तो इट मींस हम उसमें कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं, तो इट मींस वहां का पोटेंशियल कितना है? 0 है। तो अगर हम VC माइनस V इंफिनिटी लिख रहे हैं तो VC में 20 जूल की एनर्जी का क्या मतलब है कि यहां पर इसका पोटेंशियल हो गया 20 वोल्ट। तो हमने क्या लिखा? 20 वोल्ट माइनस 0, तो ओनली कितना आया? 20 वोल्ट आया। तो यहां पर आपको पता है कि ये जो पोटेंशियल आया कहां का आया? ये पोटेंशियल केवल एक लोकेशन का आया, सी पॉइंट का, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट है, और इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना था? 0 था। तो 20 माइनस 0 हमने कितना निकाला? 20 वोल्ट निकाला। तो क्या ये 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस है? नो, ये तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिफरेंस है, पॉइंट का पोटेंशियल है। वो कितना है? वो किस पॉइंट का है? VC, सी पॉइंट का पोटेंशियल है। तो वो कितना आया? 20 वोल्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, क्योंकि यहां पर तो आपने 2 पॉइंट्स का डिफरेंस निकाला था ना, यहां पे कुछ पोटेंशियल था, यहां पे कुछ पोटेंशियल था, तो आपने क्या निकाला? 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल्स का डिफरेंस। तो यहां तो डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है, यहां तो ये 0 है, तो 0 तो 0 ही रहेगा। तो आप 20 लिखो चाहे 20 माइनस 0 लिखो, बात एक ही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां लाए? इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए। तो उस पॉइंट का जो हम जिस पॉइंट पे हम लेके आए हैं वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एट दैट, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, दैट इज वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट इज वोल्ट, और हम वोल्ट को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल V से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल V। अब हमने इसकी जो डेफिनेशन बनाई, हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बना? दिस इज वर्क डन अपॉन ए अपॉन चार्ज। हम जब किसी चार्ज में यूनिट पॉजिटिव चार्ज में वर्क डन करते हैं, वर्क डन करके क्या करते हैं, उसको एक पॉइंट से डिस्प्लेस करके दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं। तो जो हम वर्क डन करते हैं उस पर यूनिट चार्ज में वही क्या होता है, वही हमें क्या देता है, पोटेंशियल। जैसे आपने यहाँ कितना वर्क डन किया था, यहां से लेकर यहां तक आने में आपने कितना वर्क डन किया था, कितना वर्क डन किया हमने, यहां से लेकर यहां तक जाने में इसकी एनर्जी थी 5 जूल, अब 10 जूल हो गई। तो हमने कितना वर्क किया, 5 जूल का वर्क डन किया। और वही 5 जूल जो हमने का जो वर्क डन किया वो उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल की फॉर्म में, वो उसका पोटेंशियल बन गया। तो वर्क डन जब हम करते हैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो वो क्या बन जाता है, उस पॉइंट का बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर पॉइंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर दो पॉइंट्स के पोटेंशियल की डिफरेंस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सिंगल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दो पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो इसको हम वैसे लिख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला की फॉर्म में, तो V इज इक्वल टू W बाय Q बन गया। वर्क डन किसी चार्ज में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में हमने क्या किया, वर्क डन किया। कहां से कहां ले जाने में, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में किया, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज measured by a device called voltmeter, device called voltmeter। वोल्टमीटर को हमेशा हम कैसे अरेंज करते हैं, वोल्टमीटर को हम अरेंज करते हैं, इट इज अरेंज्ड इन पैरेलल। हम इसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, या आगे जाके हम जब और कुछ टॉपिक्स उनको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पैरेलल क्या होता है। इट इज अरेंज्ड इन पैरेलल, एंड इट हैज हाई रेजिस्टेंस। और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत हाई होता है। ये चीज हम बाद में स्टडी करेंगे कि हाई रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है और पैरेलल में लगाने का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कौन सी डिवाइस से मेजर करते हैं, द डिवाइस इज कॉल्ड वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से हम इसको नापते हैं। हमेशा वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस वाला एक डिवाइस है। ये वर्ड्स की मीनिंग आपको अभी थोड़ी आगे जाके समझ में आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में चार्जेस के फ्लो होने से बनता है। जब चार्जेस, जैसे आपने पढ़ा ना, जैसे वाटर फ्लो करता है, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी चीज अगर वो फ्लो कर रही है तो इट मीन्स उसके पास एनर्जी है और वो वर्क कर सकती है। जैसे हमें पता है कि पानी, अगर रुका हुआ पानी है तो रुका हुआ पानी हमें वर्क नहीं करके देगा। जैसे रुका हुआ पानी है और उसके अंदर आप अगर कोई टरबाइन रखते हो तो हमें पता है कि हमने हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो पावर बनती है उसमें हमने पढ़ा है कि पानी जब फ्लो करता है तो हम टरबाइन के ऊपर वो गिरता है, पानी टरबाइन के ऊपर गिरता है तो उसकी ब्लेड्स घूमती हैं, फिर शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट घूमने से जो डायनेमो जो है वो चालू हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि रुका हुआ पानी है, रुका हुआ पानी तो जो डायनेमो जो टरबाइन है उसकी ब्लेड्स को घुमा ही नहीं सकता, उसकी ब्लेड्स मूव नहीं करेंगी, तो रुका हुआ पानी जो है वर्क नहीं कर सकता है। और जब वो फ्लो करता है तो क्या करता है, वो वर्क करता है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से पानी फ्लो करता है और वर्क करता है, उसी तरीके से हम स्टडी करेंगे जब फ्रीली मूवेबल चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो वो हमें वर्क करके देते हैं। कौन सा वर्क करके देते हैं, हमारा पंखा चलाते हैं, हमारा बल्ब जलाते हैं, या हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हमारे घर में जितने भी हैं उन सबको चलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना जरूरी है और डेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो हमें क्या बना के देता है, इलेक्ट्रिक करंट बना के देता है।
तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम उसको लिख लेते हैं पहले, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इट constitutes the flow of charges, the flow of charges, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो होना एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। लेकिन थोड़ा आपको इसको समझना और अच्छे तरीके से, हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या होता है, जो चार्जेस हैं उनके पास उनकी कुछ अपनी थर्मल एनर्जी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हर पार्टिकल की अपनी कुछ थर्मल एनर्जी होती है और उस एनर्जी से क्या करता है, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। अभी हमने बोला कि इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मीन्स ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें इनका कोई नेट रिजल्ट नहीं मिलता है, मीन्स इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है ना, एवरेज थर्मल वेलोसिटी दैट इज जीरो, वो कितनी होती है, जीरो होती है। अगर एवरेज थर्मल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। मीन्स जैसे हमने क्या बोला, हमने बोला कि सामने एक दीवार है, हमने ऐसे 100 आदमियों से बोला कि आपको दौड़ के जाना है, उस दीवार को धक्का मारना और गिराना है। अब उन्होंने दौड़ना तो चालू किया, लेकिन वो हाफाजार्डली किसी भी डायरेक्शन में चल दिए, कोई इधर को गया, कोई इधर को गया, तो आपस में टकराते रहेंगे और हम वो दीवार नहीं गिरेगी, मतलब वो हमें कोई वर्क डन करके नहीं देंगे, कोई हमें उसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा, हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, ये जो कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन उसमें उनका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, उनका रैंडम डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमने क्या किया, ये वही सिचुएशन है जैसे कि आपने अभी अपने घर में जो बल्ब का स्विच है वो बंद किया हुआ है, मीन्स आपका बल्ब जो स्विच है वो ऑफ है। तो जब स्विच ऑफ है तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन कैसा है, हाफाजार्ड है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अब आपको ये सोचना है कि जैसे ही आपने उसमें क्या किया, उसका स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते आपका बल्ब जल जाता है। और आपका बल्ब जलने का मतलब ये है कि वो जो 100 आदमी थे उन्होंने हमें कोई वर्क करके दिया, मीन्स उन्होंने हमें दीवार गिरा के दे दी। तो वो दीवार तभी गिराएंगे जब वो सबके सब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो वो हमें कुछ रिजल्ट देंगे, ठीक है। रिजल्ट का मतलब है कि अभी फिलहाल हम मान रहे हैं कि वो हमें दीवार गिरा के दे देंगे, तो हम बोलेंगे कि इन्होंने हमें आउटपुट दे दिया, हमें रिजल्ट दे दिया। इसी तरीके से जब आप स्विच को ऑन करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है। पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या होता है, ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाना। अभी हम ड्रिफ्ट का अपने मीनिंग समझ रहे हैं, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन था ये भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ स्विच को ऑन करने से। स्विच को ऑन करने से क्या मतलब है कि हमने इन इलेक्ट्रॉन्स में एक फोर्स लगाई और उस फोर्स ने क्या किया, सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में भेजना चालू कर दिया। वो फोर्स आपने कैसे लगाई, स्विच को ऑन करके लगा दी। या हम ये बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, इस कंडक्टर को एक तार से जोड़ दिया, ये तार और ये तार से हमने इसको जोड़ दिया। जब हमने इसको तार से जोड़ा तो हमने यहाँ पर लगा दिया एक लगा दिया हमने यहाँ पर सेल, ये हमने एक सेल यूज किया यहाँ पर। तो सेल क्या करता है, सेल ना एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करता है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हाफाजार्डली किसी भी डायरेक्शन में जा रहे थे उनमें फोर्स लगा के सबको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर देता है। ड्रिफ्ट का मतलब, वैसे ड्रिफ्ट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो खिसकना होता है, खिसकना, कि हल्के हल्के इस तरीके से खिसकते हैं कि इनका सबका एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जब ये एक ही डायरेक्शन में आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देंगे, कोई ना कोई रिजल्ट देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे और इनका टारगेट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। हर इलेक्ट्रॉन का जो टारगेट है पॉजिटिव टर्मिनल है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम इसको सर्किट नहीं बोल रहे, हमने बोला कि हमने यहाँ पर एक सेल लगा दिया। तो सेल क्या करता है, देखो यहाँ पर ये सेल का ये जो लार्ज वाला जो ये लाइन बना रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, और जो ये छोटी वाली लाइन है दिस इज फॉर नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या कहलाता है, नेगेटिव टर्मिनल।
तो यहाँ से हमने क्या किया, जैसे हम सेल लगाते हैं ना, तो सेल लगाने से यहाँ पर एक पोटेंशियल में एक डिफरेंस क्रिएट करवाया हमने। मीन्स आप समझो जरा, जैसे ये पॉजिटिव लाइन है, इसका पोटेंशियल हमने बोला कि सेल का जो पोटेंशियल है वो V वोल्ट है, V वोल्ट, या हमने बोला भाई 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट किसका पोटेंशियल होता है, ये जो पॉजिटिव वाला लाइन है ये तो होता है, इसका पोटेंशियल तो होता है 10 वोल्ट, और जो नेगेटिव वाली लाइन है इसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। तो हमने जब इनका डिफरेंस निकाला तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 10 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। मीन्स इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस आया और वो डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट के बराबर है, 10 वोल्ट। ठीक है, एक जो हमने सेल यूज किया उसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का क्या मीनिंग है, उसकी जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और उसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल में एक डिफरेंस है 10 वोल्ट का, और सेल से वायरिंग करके इसको जब हम इससे जोड़ते हैं, कंडक्टर से जोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पर यहां से ये जो तार यहां पर टच है इस कंडक्टर की इस वाले एंड पर, यहां से लेकर यहां तक इसका पोटेंशियल हमें कितना मिलेगा, 10 वोल्ट, और यहां से लेकर यहां तक इस तार के इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल हमें कितना मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा, 0 वोल्ट। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यहां पर 10 वोल्ट है तो यहां पर 10 वोल्ट कैसा हुआ, यहां पर 0 वोल्ट है तो यहां पर 0 वोल्ट कैसा हुआ, क्योंकि ना यहां से लेकर इस कंडक्टर तक जो हमने तार जोड़ी है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रास्ता बड़ा स्मूथ है। स्मूथ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर चार्जेस को चलने के लिए कुछ भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है, बहुत स्मूथली चार्जेस चले जाते हैं इस रास्ते से, और जब चार्जेस को चलने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मीन्स कितना वर्क डन किया, 0 वर्क डन। और 0 वर्क डन अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, W/Q। तो अगर W 0 है, इफ W इज इक्वल टू 0, तो उसका पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से लेकर इस एंड तक चार्जेस को मूव कराने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि चार्जेस इस रास्ते में बड़े आसानी से चलते हैं, तो वहां पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स कहने का मतलब समझो, जैसे हमने बोला कि यहां से लेकर यहां तक हमने बोला कि पॉइंट आया, अगर यहां से लेकर यहां तक आने में कुछ वर्क हुआ होता, मान लो जैसे अभी हमने वर्क किया कितना, 1 जूल वर्क किया 1 कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए, तो यहाँ पोटेंशियल कितना बन जाएगा, 1 जूल, ये पोटेंशियल बन जाएगा 1 जूल पर कूलम, एंड 1 जूल पर कूलम इसको 1 वोल्ट, उसको 1 वोल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें पोटेंशियल कितना मिलेगा, 1 वोल्ट। लेकिन कब, जब चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क डन करना पड़े तभी। अगर वर्क ही नहीं करना पड़ेगा तो उसका मतलब पोटेंशियल तो ड्रॉप ही नहीं होगा। तो जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल हमें यहाँ मिलेगा, क्योंकि वर्क डन तो हुआ ही नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, उस यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल कितना मिलेगा, 10 वोल्ट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल कितना मिलेगा, 0 वोल्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनका टारगेट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को आ रहे हैं, और यहाँ से ये सेल क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ड्राइविंग फोर्स देता है। मींस सेल को इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट नहीं करता है, सेल का काम केवल ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स सेल के पास पहुंचेंगे उनको दोबारा से फोर्स लगाकर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगा के उनको ड्राइविंग फोर्स लगाएगा और उनको एनर्जी देके आगे भेज देगा। तो सिर्फ सेल का वर्क होता है केवल ड्राइविंग फोर्स लगाना, ठीक है, सेल को इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट नहीं करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को सेल के अंदर इनसाइड, ये तो हो गया हमारा, ये जो बाहर वाला रास्ता है ना, इसको हम बोलते हैं आउटसाइड द सर्किट, आउटसाइड द, ये क्या, सॉरी, आउटसाइड द सोर्स, ये सोर्स है सेल का, ये सेल का एक सोर्स है। तो अंदर की बात करेंगे तो बोलेंगे इनसाइड द सोर्स, और जब बाहर की बात करेंगे यहां से लेकर यहां तक तो हम क्या बोलेंगे, आउटसाइड द सोर्स, सोर्स के बाहर, सोर्स के अंदर। तो ये जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं तो ये सेल का पॉजिटिव वाली जो लाइन है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल, वो क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगाता है, ड्राइविंग फोर्स लगाता है उनमें। क्योंकि देखो आप, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, वो तो पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होता है, जबकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव उसको रिपेल करता है। तो यहां से लेकर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे पहुंचेगा, जब सेल इसमें फोर्स लगाएगा, ड्राइविंग फोर्स लगाएगा।
और सेल ने उसमें ड्राइविंग फोर्स लगाई, वो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे आया और यहाँ से फिर इस तरीके से आउटसाइड द सोर्स उसने ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स सोर्स के बाहर कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, आउटसाइड द सोर्स। अगर हम आउटसाइड द सोर्स की बात करें, आउटसाइड द सोर्स इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किधर होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इनसाइड द सोर्स इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आउटसाइड द सोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, इनसाइड द सोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात हमने समझी कि अगर हम किसी कंडक्टर में क्या करते हैं, हम कंडक्टर में एक सेल को एक तार जोड़ते हैं और तार को हम किससे जोड़ देते हैं? सेल से जोड़ देते हैं। तो तार को सेल से जोड़ने का क्या मतलब है कि हमने उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। डिफरेंस मींस यहां पर क्या पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहां पर का पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो कंडक्टर के दोनों एंड्स पे हमने क्या डेवलप करवा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करवा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर स्विच ऑफ है हमारा, मतलब कोई भी फोर्स हमने नहीं लगाई है, फोर्स ना लगाने का मतलब है कि हमारा स्विच अभी ऑफ है, मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अभी क्रिएट नहीं करवाया है। तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किधर होता है? हाफ हजार, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाते रहते हैं। लेकिन उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, उनकी खुद की एनर्जी के कारण जो उनका मूवमेंट है, उसका कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलता है, कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो हमारा बल्ब नहीं जलता है उस केस में। लेकिन जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो हमने देखा हमारा बल्ब जल गया। तो हमारे बल्ब के जलने का क्या मतलब है कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो ड्रिफ्ट वर्ड यहाँ पर आ रहा है ना, हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ इस ड्रिफ्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। हम ट्रायंगल्स का लॉ लगाते हैं, वहाँ पर उसको हम उसका ड्रिफ्ट दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमें वो चीज़ें शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें वेक्टर एडिशन वगैरह आना चाहिए। ट्रायंगल्स लॉ होता है वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन है, उसको अप्लाई करके हम इसको थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए और ये यहाँ पहुंचे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो किस तरफ को अट्रैक्ट होते हैं? यहाँ की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे तो सेल को ड्राइविंग फोर्स लगा के फिर यहाँ सोर्स के अंदर वो कहाँ जाएंगे? प्लस टू माइनस, फिर यहाँ से माइनस टू प्लस, फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स हमें उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। हमारा पंखा चलेगा, हमारा बल्ब जलेगा, या भी जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं इसके रास्ते में लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमारा डिवाइस है उसके आगे यहाँ पर हम कहीं भी हमने क्या किया, अभी बल्ब लगा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये उस बल्ब को यहाँ पर आएंगे, उसको टक्कर मारेंगे। और बल्ब को टक्कर मारने का मतलब कुछ और ही है कि बल्ब से वो जब पास होके जाएंगे तो बल्ब उसके रास्ते को इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते को रोकेगा। और जब बल्ब इलेक्ट्रॉन के रास्ते को रोकेगा, क्योंकि अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास कुछ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते को रोकना। तो इलेक्ट्रॉन का रास्ता जब रुकता है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी तो है ही, तो वो उस रास्ते को पार करके जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर उनका जो कोलिजन होता है, वहाँ पर जो कुछ ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है, वो हमें हमारी रिजल्ट के फॉर्म में दिखता है। ये तो बल्ब जलेगा या पंखा चलेगा, उसको हम धीरे धीरे करके आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन आउटसाइड द सोर्स माइनस टू प्लस, इनसाइड द सोर्स प्लस टू माइनस। अब शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं था, लेकिन ये पता लग गया था कि भाई एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्टार्टिंग में जो करंट का डायरेक्शन है वो वही माना जाता था जो पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन है। मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका डायरेक्शन किधर होता है? प्लस टू माइनस, इस सोर्स के बाहर प्लस टू माइनस। ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं दे मूव इन दिस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं पॉजिटिव चार्जेस। और पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन है वो जो करंट का पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन है, उससे जो हम पहले पढ़ते थे कि ये इससे करंट बनता है, इनके मूवमेंट से हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ ना कुछ हमें एनर्जी मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन क्या देता है हमें? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू
द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन जब बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर ये बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ motion of opposite to the direction of motion of electrons। इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम इसमें देखें तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं तो उसका डायरेक्शन ऐसे है, इस तरीके से, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिधर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है उसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो आगे लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और अब हम एम्पियर भी पढ़ते हैं और एम्पियर को डिफाइन भी करते हैं कि 1 एम्पियर एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी होती है, क्या उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, इज नोटेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए आपको मालूम है क्यों, क्योंकि जो एम्पियर जो यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है। तो इसमें हमने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो हम इसको आगे स्टडी करते हैं। हमने बोला कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। अगर ये कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में क्या हो गया कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स है सब, और ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अभी हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पर इसमें एक सेल को लगा दें तो वो सेल क्या करता है, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जितना सेल का पोटेंशियल है उतना इसके दोनों एंड्स में पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर इसका पोटेंशियल V वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा V, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 0, तो V माइनस 0 इज V। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, यहां पर ये जो सेल है, इस सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइविंग फोर्स देना, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना ताकि वो इसमें सर्किट में मूव करते रहे। तो ये क्या है, ये जो हम यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक लगा दिया स्विच, और इस स्विच में हमने बीच में एक पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट का मतलब होता है कि स्विच इज क्लोज्ड। इसको थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। यहां पर हमने एक और डिवाइस भी लगा दिया, एंड दैट इज हमने यहां पर लगा दिया एक बल्ब। ये हमारे पास ये है सर्किट, यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब। यहां पर एक हमने बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये बल्ब हो गया। तो हमने इसमें क्या क्या लगाया, हम इसमें बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, जैसे एमीटर है, वोल्ट मीटर है। अभी हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। अभी कंडक्टर, बल्ब, स्विच और एक हमने क्या लगा दिया, सेल यूज कर लिया। तो ये जो कंडक्टर, इसमें क्या क्या यूज किया है, एक तो हमने यूज किया एक कंडक्टर है, और कंडक्टर के साथ हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब भी लगा दिया। तो यहाँ पर ये जो बल्ब और सेल और स्विच, ठीक है। या अगर हम यहाँ पर एमीटर भी लगा दें, एमीटर भी हम पढ़ते हैं आगे जाके कि एमीटर क्या होता है। एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम पढ़ते हैं आगे। तो बल्ब है, स्विच है, एमीटर है, एमीटर, ये सब क्या है, दीज ऑल आर components of the circuit, components of the circuit। ये सभी सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। इस सर्किट के कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है कि ये जो हमें ये जो पाथ दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो पाथ है, ये कैसा पाथ है,
a closed and continuous path of an electric current is called इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। करंट की क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि करंट के फ्लो होने के लिए कैसा पाथ है? क्लोज पाथ का मतलब है कि कहीं से भी सर्किट ऐसे टूटा हुआ नहीं है, ना यहां से टूटा हुआ है। अगर यहां से टूट गया तो हम क्या बोलेंगे कि अब हमारा जो करंट का जो पाथ है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, वो कॉन्टिन्यूअस पाथ दैट इज नॉट क्लोज्ड, वो क्लोज्ड पाथ नहीं है, वो कहीं से ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और यहां से आगे इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे तो हमें उसका जो रिजल्ट हमें देखना है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, वो हमें नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ होना चाहिए दैट मस्ट बी क्लोज पाथ, वो क्लोज पाथ होना चाहिए। तो सर्किट कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो कॉन्टिन्यूअस पाथ होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि यहां पर जैसे चार्जेस ऐसे मूव करके आ रहे हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई स्टैंड्स फॉर करंट के लिए हम करंट के साइन को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो करंट का डायरेक्शन है ये कैसा है? क्लोज। तो हमने डिसाइड कंफर्म कर लिया कि क्लोज पाथ क्या होता है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि अगर हमने क्या किया, हमने यहां पर एक क्रॉस सेक्शन लिया, ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये कोई सा भी क्रॉस सेक्शन लिया, यहां पर ये तार को हमने काटा, ऐसे इसमें ब्लेड डाल दी, ऐसे वो एक क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। हमने ये देखा कि यहां से हमने एक सेकंड में यहां से 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे पार होते हुए देखे, 100 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने अगले एक सेकंड में देखा तो फिर हमें 100 इलेक्ट्रॉन मिले, अगले एक सेकंड में देखा तो फिर 100 इलेक्ट्रॉन मिले। तो हम हर एक सेकंड में क्या देख रहे हैं कि हर एक सेकंड में इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को, क्रॉस सेक्शन हम कहीं भी बना सकते हैं पूरे सर्किट में, तो हर पर सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं? 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि जो करंट का पाथ है वो कैसा है? कॉन्टिन्यूअस पाथ है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अगर हर सेकंड में 100 पास हो रहे हैं, तो आप ये बताओ कि हर सेकंड में अगर इलेक्ट्रॉन से 100 पास हो रहे हैं, तो यहां से अगर हम देखते भाई एक सेकंड में अगर मान लो 98 इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन को कहीं इसने स्टोर कर लिया होगा। और अगर मान लो हम मान लेते हैं भाई इसमें से कभी 102 इलेक्ट्रॉन पार हो गए एक सेकंड में, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर दिए होंगे। तो ना तो इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट कर सकता है और ना ही उनको स्टोर कर सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, इट नाइदर एक्ट्स एज अ सोर्स नॉर एज अ सिंक। ना तो ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट कर रहा है, और ना ही स्टोर की तरह काम कर रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को जमा कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड में हमें कितने दिखाई दें? 100 इलेक्ट्रॉन, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो करंट का पाथ है वो कैसा पाथ है? कॉन्टिन्यूअस पाथ है। ठीक है, तो दो वर्ड्स की मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी कि क्लोज पाथ क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस पाथ क्या होता है। अब उसके बाद हमने देखा कि यहां से मान लो ये क्रॉस सेक्शन, इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, करंट, ये हमें सबको पता आ गया। और चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, चार्ज इज नोटेड बाय क्यू हो गया। और टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। हमने माना कि ये क्रॉस सेक्शन हमने लिया, इस क्रॉस सेक्शन से टी सेकंड में क्यू चार्जेस फ्लो हुए, क्यू जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से पास हो गए। कितने क्यू चार्ज यहां से फ्लो हुआ, कितने सेकंड में? एक सेकंड में। तो बताओ यहां सॉरी टी सेकंड में, तो एक सेकंड में यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे? क्यू बाई टी हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज measured by calculating the number of electrons cross any particular cross section area, any particular cross section area in 1 second। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स
एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, वही हमें क्या देगा, वही हमें एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। इसको समझो आप, जैसे हमने बोला कि यहाँ पर एजम्पशन किया कि हमने क्या किया, एक बार हमने देखा कि इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हुए, मान लो इससे क्रॉस हुए 100 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 100 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉस हुआ 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में तो हमें करंट कितना मिलेगा, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं आई, तो हमें आई कितना आ जाएगा, 100 एम्पियर आ जाएगा हमारे पास। हमने नेक्स्ट टाइम देखा कि यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितने चार्जेस, 50 चार्जेस क्रॉस हुए, तो आई कितना दे देगा हमें, दिस इज 50 एम्पियर, क्योंकि हमें मालूम है ना it is measured by calculating the number of electrons cross any particular cross section area in 1 second। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, वो हमें क्या देगा, करंट देगा। और करंट की हम यहाँ पर एक्चुअल में क्या फाइंड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को फाइंड कर रहे हैं कि करंट की स्ट्रेंथ क्या है, 50 एम्पियर है, 100 एम्पियर है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ना QIT, ये हमें करंट की स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रेंथ कि करंट की स्ट्रेंथ कितनी है, 50 एम्पियर है, 100 एम्पियर है, जैसे हमें पता है I इज इक्वल टू QIT, तो यहां से फॉर्मूला बना, ये हमने ये जो डेफिनेशन लिखी इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन गया, I इज इक्वल टू क्या, Q/T। पर सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस फ्लो हुए, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा। इसी फॉर्मूले से देखो आप, Q हमने कितना लिया 100, टाइम कितना लिया 1 सेकंड, तो करंट कितना बनेगा 100 एम्पियर, क्योंकि I बनेगा, Q/T हमें क्या देगा, I देगा। और अगर उसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितने चार्जेस, 50 चार्जेस फ्लो हुए, 50 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ, 50 कूलम का चार्ज अगर फ्लो होगा तो हमें क्या मिलेगा, आई हमें कितना मिल जाएगा, 50 एम्पियर मिल जाएगा। तो यहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम करंट की स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं। तो पर सेकंड में कितने कूलम का चार्ज उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, वो हमें करंट की स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम देखो यहां पर हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन बनाया, एक क्रॉस सेक्शन जाके हमने यहां बना दिया यहां पर, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर अगर हमें 50 एम्पियर का चार्ज करंट मिला, मतलब यहाँ पर सेकंड में 50 कूलम का चार्ज क्रॉस हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 49 हो जाए या 51 हो जाए, वो कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जो क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूस पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी हम फर्दर इसमें और कंपोनेंट्स लगा सकते हैं, हम उनको 1 बाय 1 अभी आगे स्टडी करेंगे। तो करंट का फॉर्मूला क्या बना, I इज इक्वल टू Q/T, और हमने क्या देखा, I की यूनिट, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो अब हम इसको 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर लेते हैं। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे, तो इसमें हम इसको यहां से हटा देते हैं। 1 एम्पियर क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है दैट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट कितना बनेगा, तो 1 एम्पियर का करंट का मीनिंग होता है, हमें पता है कि I किसके इक्वल है, दिस इज Q/T के इक्वल है। अगर हमने क्या किया, इफ हमने माना चार्ज जो है 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉस एनी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकंड, देन I विल बी इक्वल टू, देयरफॉर I किसके बराबर हो जाएगा, I हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी ये कितना रखा हमने 1 कूलम, और ये कितना रखा 1 सेकंड, तो हमें क्या देगा, कूलम अपॉन सेकंड हमें क्या प्रोवाइड करेगा, चार्ज अपॉन सेकंड हमें क्या प्रोवाइड करेगा, करंट, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो ये 1 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर के इक्वल आ जाएगा। 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड है ना, तो 1 से 1 आप कैंसिल करोगे तो 1 बचेगा, तो 1 कूलम पर सेकंड, और 1 कूलम पर सेकंड को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक, सॉरी दैट इज कॉल्ड एम्पियर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो व्हाट इज 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट when 1 coulomb of charge cross any particular cross section area, any particular cross section area in 1 second, then current is said to be 1 ampere, to be 1 ampere। तो उस करंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, 1 एम्पियर हो जाती है। तो I इक्वल टू Q/T, ये कोई इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक फॉर्मूला है। हम Q को रखेंगे, T को रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की
स्ट्रेंथ मिल जाएगी कितने एम्पेयर का करंट है। ठीक है, नाउ हम आगे करंट की कुछ और यूनिट्स देखते हैं। और करंट की जो और यूनिट है उसमें है मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, मतलब जो स्मॉलर करंट होते हैं ना, स्मॉल करंट का अगर मैग्नीट्यूड स्मॉल है तो उसके लिए मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर यूज करते हैं। और एक एम्पेयर में 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर के बराबर होता है। और 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रो एम्पेयर, दिस इज इक्वल टू माइक्रो एम्पेयर। और हम इसको अगर इन्वर्ट करके लिखें तो हम क्या बोलेंगे, और वी कैन से 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू कितना, ये 10⁻³ को आप नीचे लाओगे और नीचे ले जाके जब ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये ऐसे तो होगा ना, 1 ऐसे लिखोगे ना आप इसको, 1/10⁻³ एम्पेयर है। और यहाँ क्या बचा, 10⁻³ को आप इधर ले गए, यहाँ 1 बच गया, तो किसके बराबर आ गया, 1 मिली एम्पेयर के बराबर आया। तो 1 मिली एम्पेयर में, देयरफॉर 1 मिली एम्पेयर में कितने एम्पेयर आ गए, 10⁻³ एम्पेयर आ गए। ठीक है, और अगर आप यहाँ इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 1/10⁻6 आएगा, एम्पेयर इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1 माइक्रो एम्पेयर। ये माइक्रो एम्पेयर का साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू, 1 माइक्रो एम्पेयर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइक्रो एम्पेयर आ जाएगा कितना, 10⁻6 एम्पेयर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू।